Assalamu alaikum dear viewers and welcome back to my YouTube channel Study Station। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। Dear viewers, as you know we were discussing one of the very important subject which is literary criticism 2, and in this chapter we were discussing about the critics, and we have already discussed two critics, Raymond Williams and I.A. Richards. And today we are going to discuss our critic number 3, and you are very much familiar about this critic who is T.S. Eliot. Ladies and gentlemen, आज हम अपने तीसरे क्रिटिक T.S. Eliot को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके वर्क्स को डिस्कस करेंगे और क्रिटिसिज्म के अंदर इसने कौन सा रोल प्ले किया। We will discuss each and everything. So without wasting of time, let's discuss who is T.S. Eliot. जी, ये है जी हमारे पास इसकी शॉर्ट सी बायोग्राफी। पहले इसकी हालात ज़िंदगी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसके वर्क्स को डिस्कस करते हैं। T.S. Eliot. His full name is Thomas Stearns Eliot. T से थॉमस, S से स्टर्न्स एलियट। इसका जो पूरा नाम है वो है थॉमस स्टर्न्स एलियट। ही वॉज बॉर्न इन 1888। 19वीं सदी के लास्ट डेकेड्स के अंदर इसकी बर्थ हुई थी इन अमेरिका, एंड ही डाइड ऑन 1965 इन लंदन। और इसकी जो मौत हुई थी आफ्टर 77 ईयर्स इन लंदन। ये इसकी जो एज थी वो 77 ईयर्स थी। बर्थ अमेरिका के अंदर हुई थी और इसकी जो मौत हुई थी वो लंदन के अंदर हुई थी। बाय प्रोफेशन ही वाज अ पोइट। ये एक शायर भी था, पोइम्स भी लिखा करता था, एसेइस्ट, और ये ऐसे भी लिखा करता था, मज़ामीन लिखा करता था। और इस वीडियो के अंदर हमने इसके उन मज़ामीन को ही डिस्कस करना है। क्रिटिक डेफिनेटली जी, हम आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो इसने किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ द प्ले राइट। ये प्लेस भी लिखा करता था। इसके ये 4 प्रोफेशंस थे जो इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर किए थे। He had written an essay, द क्रिटिक। जी, इसने एक बहुत ही मशहूर ऐसे लिखा, बुक भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर ना इसने कुछ ऐसेज लिखे थे। तो उसमें से द क्रिटिक एक ऐसे है। इन अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अर्ली डेकेड्स में इसने इस ऐसे को लिखा था। अब आपके सिलेबस के अंदर भी यही ऐसे है, हमने इसी को डिस्कस करना है। तो चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं द क्रिटिक के बारे में। द क्रिटिक जी, ये 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स के अंदर इसको लिखा गया था। अब हुआ क्या था, पीपल वर शोइंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब ये जो एज स्टार्ट हुई थी ना 20th सेंचुरी, तो लोग जो थे ना वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखा रहे थे, अपने पर्सनल तजर्बात को शो कर रहे थे। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर किसी ने कोई वर्क, कोई पोएम लिखी या कोई भी वर्क लिखा है, तो लोग जब उसको एवेलुएट करते थे, इंटरप्रेट करते थे, तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को जहन में रख के करते थे। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर उनका कोई राइटर, कोई पोइट, कोई नॉवलिस्ट उनका फेवरेट है, तो उस पोइट, उस नॉवलिस्ट, उस राइटर को जहन में रख के वो एज्यूम कर लेते कि भाई अगर इसने लिखा है तो ये मेरा पसंदीदा है, तो इसका वर्क भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर कोई पोइट, कोई राइटर, कोई नॉवलिस्ट उनका पसंदीदा नहीं है, तो वो जब उसका वर्क उनके सामने आता है तो वो कह देते कि भाई इनका जो वर्क होगा वो भी इन्हीं की तरह वीक ही होगा। ठीक है जी, ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर जो लोगों का ध्यान था ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ चला गया था। बट इलियट को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। एंड ही सेड इट इज़ इनकम्प्लीट थिंग। भाई ये एक नामुकम्मल चीज़ है। हाउ कैन यू डू दिस? आप इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं? यू आर द क्रिटिक। क्रिटिक को ये बात शोभा नहीं देती कि भाई वो अपने पर्सनल व्यूज़ को जहन में रख के चीज़ों को एनालाइज करे, उनको इंटरप्रेट करे। तो उसने एक सवाल उठाया। उसने सवाल क्या उठाया? ये सेकंड लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्रिटिक। अगर भाई हम जैसे लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो अगर पर्सनल व्यूज़ को अंदर लेके आएंगे तो एक क्रिटिक का फिर किरदार क्या है?
फिर जो हम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लोगों को क्या सीखने के लिए दे रहे हैं? फिर तो हम कुछ भी नहीं ना उनको दे रहे। तो उसने एक क्वेश्चन अराइज किया, दैट वाज व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्रिटिक, कि एक क्रिटिक का, एक तंज निगार का एक मुआशरे के अंदर क्या किरदार हो सकता है। तो वही किरदार बताने के लिए इसने ये वर्क लिखा, द क्रिटिक, और उस वर्क के अंदर इसने रोल ऑफ क्रिटिक बताया। अब इसने रोल ऑफ क्रिटिक क्या बताया, लेट्स सी। क्रिटिक इज़ नॉट जस्ट मेंट टू प्रेज और जज द लिटरेचर, कि जो क्रिटिक होता है उसके ज़िम्मे सिर्फ ये काम नहीं होता कि लिखी हुई चीज़ उसके सामने आए, लिटरेचर उसके सामने आए और वो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दे, उसको जज करना शुरू कर दे। नो, वी आर नॉट ए जज। हम जो क्रिटिक हैं वो जज नहीं होते, हम चीज़ों का फैसला करने वाले नहीं होते। हमने चीज़ को पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है और उसको मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने बता देने, बट टू एक्सप्लेन इट्स वैल्यू एंड रियल वर्थ। हमने चीज़ों का फ़ैसला नहीं करना, हमने चीज़ों को जज नहीं करना, हमने चीज़ों की तारीफ़ नहीं करनी। अलबत्ता हमने जो चीज़ लिखी हुई हमारे पास आएगी, हमने उसकी रियल वर्थ बतानी है, हमने उसकी रियल वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, ये चीज़ उसने रोल ऑफ क्रिटिक के अंदर बताई थी कि भाई एक क्रिटिक का यही रोल होना चाहिए। आप चीज़ों को जज नहीं कर सकते, जज करेंगे तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अंदर आएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस अंदर आएगा तो आप फेवरेटिज्म की तरफ चले जाएंगे। और क्रिटिक को ये बात शोभा नहीं देती। आपने चीज़ को पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसकी वैल्यू बतानी है और उसकी वर्थ बतानी है कि जो चीज़ लिखी हुई है इसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, आपको नहीं अच्छी लगी तो आप उसके वर्क्स कोई अच्छा सोल्यूशन दे। अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर आप उसकी वैल्यू और वर्थ बताएं। क्रिटिक इज़ नॉट अ पोइट और राइटर, सो हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफरेंट। भाई जो क्रिटिक होता है वो ना तो पोइट हो सकता है और ना ही कोई राइटर हो सकता है। इसीलिए जो पोइट की और जो राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्रिटिक की उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक पोइट ने तो किसी भी चीज़ को देखा तो अपना एक्सपीरियंस बता देगा, राइटर भी वैसा ही करेगा, लेकिन क्रिटिक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बताएगा। जो चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसकी बेस पे वो उसकी वैल्यू या वर्थ जो भी है वो उसकी बताएगा। अ क्रिटिक शुड नॉट बी पर्सनल, दिस इज़ द मेन पॉइंट। द क्रिटिक के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ टी.एस. एलियट लेके चलता है वो ये लास्ट पॉइंट लेके चलता है। अ क्रिटिक शुड नॉट बी पर्सनल, कि भाई एक क्रिटिक को जो चीज़ों के ऊपर तंज करता है उसको पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस को शो करेंगे तब आप फेवरेटिज़म की तरफ चला जाएगा, और जो बंदा फेवरेटिज़म की तरफ जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ जाता है, ही इज़ नॉट अ क्रिटिक। हम उसको क्रिटिक नहीं कह सकते और ना ही वो क्रिटिक एक बन सकता है। ठीक है जी, तो ये था जी छोटा सा ओवरव्यू द क्रिटिक का। अब द क्रिटिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये दो पार्ट्स ही हमने डिस्कस करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द क्रिटिक के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है ये आप एक ऐसे ही कह लें, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये एक ऐसे है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1919। 1919 के अंदर इस ऐसे को पब्लिश करवाया गया था। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशन वर्ड है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये जी आपका पहला पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, एक रवायत क्या होती है, एक ट्रेडिशन क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट हमने समझना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, जो टी.एस. एलियट था वो लोगों को ट्रेडिशन की मीनिंग अलग समझाना चाहता था। पहले जो ट्रेडिशन चली आ रही थी वो उससे हट के कोई चीज़ समझाना चाहता, तो हम इसके अंदर देखेंगे। एंड नंबर 2, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, मीन्स के डिसपर्सनलाइजेशन। दूसरे नंबर पे हमने डिपर्सनलाइजेशन चीज़ को देखना है। एंड एट द एंड वी विल सी अबाउट द कंक्लूजन कि भाई हमें ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का कंक्लूजन क्या मिलता है, वो हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस आवर पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या है? अब ट्रेडिशन क्या होती है? एक रवायत होती है जो पीछे से सदियों से माजी से एक चीज़ चली आ रही हो ना, वो एक ट्रेडिशन बन जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है जी। लोग क्या करते थे कि जो पीछे से कुछ राइटर्स ने लिखा उनको कॉपी करना शुरू कर देंगे, जो पीछे से लिखा आ रहा है उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये एक ट्रेडिशन चली आ रही थी। तो टी.एस. एलियट ने कहा नो, यू कैन नॉट कॉपी। आप कॉपी नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको समझ में आए उसी लिहाज से आपने चीज़ों को लेके चलना है। पीछे वाले के पास्ट को आपने कॉपी नहीं करना, पास्ट को आपने फॉलो नहीं करना। यू आर लिविंग इन प्रेजेंट एंड यू हैव टू इंटरप्रेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू
प्रेजेंट टाइम, मौजूदा दौर के अंदर रह रहे हैं, तो मौजूदा दौर के हिसाब से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप पास्ट के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। लर्न जी, तो दूसरा पॉइंट हमें मिलता है लर्न, कि भाई जब आप प्रेजेंट से चीज़ों को कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देन वी गेट समथिंग, तब ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। माजी से अगर हम उठा के देखेंगे पुराने राइटर्स को, पुराने पोइट्स को, पुराने क्रिटिक्स को, तो फिर भाई हमने खुद से क्या नई चीज़ लेके आए। नई चीज़ तो हम तब लेके आएंगे जब हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। जब हम पीछे वालों को फॉलो करेंगे तब हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जब हम कॉपी करना छोड़ देंगे, उनको फॉलो करना छोड़ देंगे, देन समथिंग वी विल लर्न डेफिनेटली, तो फिर हम ना कोई चीज़ लाजमी तौर पर सीख सकते हैं। एलियट प्रेजेंटेड नॉलेज टू गिव वैल्यू जी, तो टी.एस. एलियट ने जो नॉलेज दिया उसकी हमें रियल वर्थ बता दी। वो जो नॉलेज हमारे सामने लेके आता है वो उसकी वैल्यू को भी शो करता है। ये जी है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, के पुराने पिछले ओल्ड जो भी क्रिटिक्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनको फॉलो नहीं करना, ना ही उनको कॉपी करना है, ना ही उनका आपने कोई वर्क को आगे लेके आना है। आप प्रेजेंट के अंदर रह रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर रहते हुए आपने चीज़ों को एवेलुएट करना है। नंबर टू पे आ जाता है जी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन पॉइंट के अंदर टी.एस. एलियट एक एग्जांपल देता है। वो एग्जांपल क्या है? पोइट्स माइंड शुड बी लाइक अ कैटालिस्ट, कि जो एक शायर का दिमाग है ना वो एक कैटालिस्ट की तरह होना चाहिए जी। अब इस लाइन के अंदर आप अगर वर्ड कैटालिस्ट को समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, वी आर द स्टूडेंट्स, मीन्स के वो जो हम लोग हैं ये लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं। लिटरेचर का साइंस से थोड़ा हट के चीज़ आ जाती है। तो कैटालिस्ट को समझने के लिए आपको साइंस का पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक हम एग्जांपल साइंस से लेते हैं और फिर एक एग्जांपल हम एवरीडे लाइफ से करेंगे, तो फिर आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब साइंस एग्जांपल हम किस तरह से लेंगे? फॉर एग्जांपल जी, एक कोई कांच का आप जार ले लें, उसके अंदर आपने 2 एसिड्स को मिलाना है। जिस तरह आप सल्फ़र को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उससे आप सल्फ़र एसिड बना लेंगे, ठीक है जी। तो जिस चीज़ से आप उन 2 एसिड्स को मिक्स करेंगे, वो जो मिक्सचर होगा या जिस चीज़ से आपको उसको मिक्स करेंगे वो एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा होगा। मीन्स के 2 एसिड्स आपस में मिल रहे हैं, वो दोनों ही एक दूसरे का एक्शन और रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो चीज़ उसको मिक्स कर रही है ना, उन 2 एसिड्स का उस चीज़ के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। वो दोनों को आपस में मिला रहा है लेकिन उसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसी ही चीज़ होती है जो 2 चीज़ों को आपस में मिक्स तो करे लेकिन उसके ऊपर उन चीज़ों का असर ना पड़े, तो वो कैटालिस्ट होता है, ठीक है जी। ये थी एक साइंस की छोटी सी एग्जाम्पल। अब एवरीडे लाइफ से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर आपको एक जज नज़र आता है और दोनों तरफ आपको कल्प्रिट्स नज़र आते हैं। जो जज होता है ही इज़ नोन एज द कैटालिस्ट, वो एक कैटालिस्ट के तौर पे नज़र आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने 2 तरफा व्यूज़ को देखना होता है। जो जज होता है वो दोनों तरफ से व्यूज़ को देखता है, एक तरफ मुलज़म के और दूसरी तरफ जालिम के, ठीक है जी। अगर जो जज है वो पर्सनलाइज होके एक तरफा फैसला करेगा तो वो उसका जो फैसला होगा वो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा, ठीक है जी। जज ने जो फैसला करना है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को निकाल के करना है, अपने फेवरेटिज्म को निकाल के करना है, तब ही वो एक पायदार फैसले के ऊपर पहुंच पाएगा। तो वो जहाँ पे जो जज है वो आपका एक कैटालिस्ट होगा। दोनों के जो व्यूज़ होंगे वो जज के ऊपर असर अंदाज नहीं होंगे, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 चीज़ों को मिक्स करे लेकिन उसके अपने ऊपर उसका कोई भी असर ना पड़े, उसको कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो टी.एस. एलियट क्या कहता है? पोइट्स माइंड शुड बी लाइक अ कैटालिस्ट, कि जो शायर का दिमाग है वो एक कैटालिस्ट की तरह होना चाहिए। उसको चाहे थॉट मिले, चाहे फीलिंग मिले, चाहे जो कुछ भी मिले, प्रेजेंट से मिले, पास्ट से मिले, कोई भी चीज़ उसके दिमाग के ऊपर असर ना करे। हर एक चीज़ को मिक्स तो करे लेकिन उसकी अपनी ज़ात के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मीन्स कि एक पोइट को डीप पर्सनल होके सोचना चाहिए। ये जी सारी चीज़ें आप इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर टी.एस. एलियट साहब में क्या कहते हैं?
आर्टिस्टिक इमोशंस ओवर पर्सनल इमोशंस, कि जो आर्टिस्टिक इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा पायदार होते हैं पर्सनल इमोशन से। जो इंसान के पर्सनल इमोशंस होते हैं, जिस तरह गुस्सा, उदासी, प्यार, मोहब्बत, ये सारे के सारे पर्सनल इमोशंस हैं, ये सारे के सारे वक्ती होते हैं। लेकिन जो आर्टिस्टिक इमोशंस होते हैं वो पायदार होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। तो एक पोइट को, एक क्रिटिक को जो फॉलो करना चाहिए वो आर्टिस्टिक इमोशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जान हो, वो पायदार हो और वो काफ़ी देर तक एग्जिस्ट कर सके। ठीक है जी, कंक्लूजन के अंदर हमें चीज़ पता चलती है। तो ये था जी आपका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन देखा। उसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट जो हमने देखा वो डीपर्सनलाइजेशन देखा, और तीसरा पॉइंट हमने कंक्लूजन देखा। ये जो चीज़ें आप फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिखेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पॉइंट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। द क्रिटिक का जो पार्ट नंबर 2 है वह जी मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल, आप इस चीज़ से फेमिलियर तो होंगे कि मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं या पोइट्री है वो क्या होती है। कोई भी ऐसा शायर जो अपनी पोइट्री के अंदर कंसीट का यूज़ करता है। कंसीट क्या होती है? कंसीट बेसिकली व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट थिंग्स इन डिटेल। जब आप किसी भी दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और उनको डिटेल से बयान करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी कंसीट बन जाती है। जो कंसीट काम था वो बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट्स का ही था। ये दो चीज़ों को बड़ी गहराई तक, बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते थे। किस तरह से? इस पॉइंट को समझने के लिए, पार्ट 2 को समझने के लिए, मेटाफिजिकल पोइट्स को समझने के लिए यू मस्ट नो अबाउट सैमुअल जॉनसन। जब तक आपको सैमुअल जॉनसन का नहीं पता चलेगा तब तक आप इस पार्ट को, इस पॉइंट को नहीं समझ सकते। ठीक है जी। सैमुअल जॉनसन कौन था? सैमुअल जॉनसन ये नहीं हम उसकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ बेसिक से पॉइंट्स होंगे जो आपने जहन में रख रहे। सैमुअल जॉनसन जो था वो एक क्रिटिक था, जस्ट लाइक टी.एस. एलियट। तो इसने 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी के जो पोइट्स थे ना, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जितना ये पढ़ सकता था उतना ही ज़्यादा इसने 17वीं सेंचुरी के पोइट्स के बारे में पढ़ा। 17वीं सेंचुरी जो पोइट, उसमें जॉन डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट समझा जाता था 17वीं सदी के अंदर। तो इसने 17वीं सदी के सारे पोइट्स को पढ़ा और इसने एक कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि 17वीं सेंचुरी के जितने भी पोइट्स हैं, दे ऑल आर आइडल्स, दे ऑल आर यूजलेस। कि भाई 17वीं सदी के जितने भी शायर हैं, पोइट्स हैं, वो सारे के सारे बेकार हैं, यूजलेस हैं। उनको लिखने का नहीं पता, उनको लिखने की तमीज़ ही नहीं है कि भाई वो दो मुख्तलिफ चीज़ों को इस तरह से मिला देते कि समझ नहीं आती कि भाई उन्होंने लिखा क्या है। मीन्स कि उनकी जो लिखी हुई चीज़ है ना वो फालतू किस्म की है, वो बेकार किस्म की है, वो यूज़लेस है, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। ये सैमुअल जॉनसन ने जब 17वीं सेंचुरी के पोइट्स को पढ़ा तो उनके बारे में ये कहा। और सैमुअल जॉनसन ने ही 17वीं सेंचुरी के जो पोइट्स हैं उनको मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम दिया था। अब बात समझ में आ गई कि सैमुअल जॉनसन ही वो बंदा था, वो क्रिटिक था जिसने मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम दिया था और 17वीं सदी के पोइट्स को दिया था। और इनके बारे में कहा था कि भाई ये दो मुख्तलिफ चीज़ों को इस तरह से जोड़ते हैं कि वो एक बकवास चीज़ बन जाती है, वो एक यूज़लेस चीज़ बन जाती है। अब इसने कुछ एग्जांपल्स दी। जो इसने एग्जांपल दी, एक ही मेटाफिजिकल पोइट है जो बहुत बड़ा समझा जाता है, एंड ही इज़ जॉन डन। अब जॉन डन की उसने एग्जांपल्स दी। दो हमारे पास एग्जांपल वो देता है जी, एक कंपस की, दूसरी फ्ली की। अब जॉन डन जो अपने पोइट्री के अंदर कंपस का यूज़ करता है। कंपस क्या होती है? अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कंपस एक पनकार को कहते हैं। वो अपनी लवर को, बिलव्ड को कंपस बना देता है। मीन्स के अपनी पोइट्री के अंदर इंसानों को, मोहब्बत करने वालों को, कपल को वो एक कंपस से जोड़ देता है। कि जिस तरह कंपस घूमती है ना, एक सर्कल बनाती है, एक उसकी जो साइड है, कॉर्नर है, वो सेंटर में रहता है और इसकी जो साइड है वो घूमती रहती है। तो कहता है कि जो मेरी महबूबा है वो कंपस का एक कोना है और मैं कंपस का दूसरा कोना हूँ जो उसके गिर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। अब सैमुअल जॉनसन ने पढ़ा कि भाई ये क्या बकवास कर दी कि एक मोहब्बत करने वाला जो जोड़ा उसको आप कंपस से जोड़ रहे हो। तो ये इसकी चीज़ को बड़ी ना बकवास सी लगी। दूसरी जो उसने एग्जांपल दी हमें फ्ली की दी। फ्ली के कीड़े को कहते हैं। जॉन डन ने एक कीड़े का जिक्र किया, फ्ली का, और उसने कहा कि उस कीड़े ने मेरा खून भी पी लिया था और मेरे महबूब का भी खून पी लिया था। और जब से उसने हमारे दोनों का खून पिया तो वो उसके जिस्म के अंदर जाके वो दोनों का खून मिक्स हो गया। जब खून मिक्स हो गया इट मीन्स के मैंने मेरे खून
और मेरे महबूब का खून उसके जिस्म की जा के अंदर एक हो गया। मीन्स कि हम दुनिया के अंदर चाहे ना मिल सके हों, लेकिन उस फली कीड़े के पेट के अंदर जाके हम दोनों एक हो गए थे। तो उसने पढ़ा, भाई ये क्या बकवास कर दी भाई, यूज़लेस चीज़ क्या डाल दी इसके अंदर, क्या बात है, इस तरह का भी कोई लिख सकता है। तो इसी चीज़ को, इसी कंसीट को उसने यूज़लेस कहा, और यूज़लेस क्या है कि इस तरह के वर्ड्स को उसने मेटाफिज़िकल पोएट का नाम दे दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेटाफिज़िकल पोएट्स की समझ आ गई होगी कि सैमुअल जॉनसन ही वो बंदा था जिसने 17वीं सेंचुरी के पोएट्स को ये नाम दिया था। अब उसने इनके ऊपर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था, ये सैमुअल जॉनसन की ही लिखी हुई, लाइफ ऑफ अब्राहम कॉले। अब्राहम कॉले भी एक पोएट था जो कि 17वीं सेंचुरी से ताल्लुक़ रखता था। ये उसकी बायोग्राफी के ऊपर उसने किताब लिखी थी। अब जब इसने ये किताब लिखी तो टी.एस. इलियट ने इसी किताब को गौर से पढ़ा। टी.एस. इलियट ने उस किताब को गौर से पढ़ा। अब किताब को पढ़ने के बाद टी.एस. इलियट ने मेटाफिज़िकल पोएट के ऊपर अपने व्यूज़ देना शुरू कर दिए। जो सैमुअल जॉनसन ने जो कुछ कहा, उनको पढ़ने के बाद टी.एस. इलियट ने मेटाफिज़िकल पोएट के बारे में लिखा। ये उसका दूसरा पॉइंट बन गया, दूसरा पार्ट बन गया। अब जब टी.एस. इलियट ने मेटाफिज़िकल पोएट्स के बारे में लिखा, सो ही डिफेंडेड मेटाफिज़िकल पोएट्स। तो टी.एस. इलियट ने मेटाफिज़िकल जो पोएट्स थे, 17वीं सेंचुरी के जो पोएट्स थे, उनको डिफेंड किया, उनका साथ दिया। किस तरह साथ दिया? ही सेड इट इज़ एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग टू डिसिमिलर थिंग्स, कि भाई ये एक बकवास चीज़ नहीं होती, ये एक यूज़लेस चीज़ नहीं होती, ये एक बेकार चीज़ नहीं होती, बल्कि ये एक आर्ट होता है। जब आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो ये बकवास चीज़ नहीं होती, ये यूज़लेस चीज़ नहीं होती, बल्कि ये एक फ़न होता है, ये एक आर्ट होता है, और ये कुछ ही लोगों के बस में होता है कि वो ऐसा काम कर सके। अब जॉन डन ने जिस तरह मोहब्बत करने वालों को कंपास से जोड़ा, मोहब्बत करने वालों को एक फली कीड़े के साथ जोड़ा, उसने कहा कि ये आम लोगों का काम नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है, और ये गहरी सोच रखने वाले ही इस तरह का लिख सकते हैं। इस तरह से उसने डिफेंड किया। ही सेड पोइट्री रन ऑन टू थिंग्स। इसके बाद उसने थोड़ा इसको और डिटेल से बयान करने के लिए उसने क्या कहा कि जो पोइट्री है वो दो चीज़ों की बेस पे चलती है। जिस इंसान के हाथ में दो चीज़ें होती हैं वो पोइट्री के साथ साथ चलता है, थॉट एंड फीलिंग। उसने कहा कि थॉट और फीलिंग होंगी, दोनों में से एक होगी, तब आप पोइट्री को ओरिजिनेट कर सकते हैं। जिसको थॉट और फीलिंग का नहीं पता वो उसके बस की बात नहीं है। ठीक है जी। अब फीलिंग और थॉट क्या होती है? जब फीलिंग इंसान की एहसासात और इंसान की सोच, जब इंसान की महसूस करने की हिस्स और सोचने की जो हिस्स होती है, सोचने जो होता है, ये दोनों मिक्स होती हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है जी। एक बंदा सोच रहा है, एक बंदा महसूस कर रहा है। ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती है। लेकिन एक बंदा जो दोनों ही चीज़ों को साथ लेके चल रहा है, तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करता है तो वो बनती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जब आपकी थॉट और जब आपकी फीलिंग इकट्ठे होते हैं तो क्या बनते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कुछ पोइट्स ऐसे थे जो दोनों चीज़ों को मिक्स करके लिखा करते थे, जस्ट लाइक जॉन डन। जॉन डन इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देता है, अपनी फीलिंग को भी और अपनी थॉट को भी, तो मिलके क्या बनते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास आते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जब कोई पोइट एक ही चीज़ को लेके चले, चाहे वो फीलिंग को लेके चले, चाहे वो थॉट को लेके चले, तो उसको हम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। कुछ पोइट्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को लेके चलते थे और कुछ लोग डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को लेके चलते थे। सिंपल सा फार्मूला है कि जो बंदा थॉट और फीलिंग को लेके चलेगा इकट्ठा, वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, और जो बंदा इन दोनों में से सिर्फ एक को लेके चलेगा, चाहे थॉट को चाहे फीलिंग को, वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते थे, फीलिंग को भी और थॉट को भी, मीन्स कि वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बेस पे लिखते थे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा कि किस दौर के जो पोइट्स थे वो किस तरह का लिखा करते थे। फॉर एग्जांपल जी, हम 17वीं सदी की बात कर रहे हैं तो 17वीं सदी से ही शुरू करेंगे। टिल 17th सेंचुरी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। 17वीं सदी के एंड तक जो शायर थे वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पे ही लिखा करते थे, मीन्स कि वो थॉट और फीलिंग को इकट्ठा करके लिखा करते थे। फिर आगे जी 17th सेंचुरी के बाद एज ऑफ पॉप, एज ऑफ ड्राइडन, न्यू क्लासिकल एज या इनलाइटमेंट एज, ये सारे एक ही एज के नाम हैं। ये 17वीं सदी के बाद एज आई थी। इस एज के अंदर जो शायर थे उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर से फीलिंग को ख़त्म कर दिया।
वो अपनी राइटिंग के अंदर फीलिंग के एस्पेक्ट को नहीं लेके आते, तो वो सिर्फ थॉट के ऊपर लिखा करते थे। अब एक चीज़ को लेके चले तो ये बन गई डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। 17वीं सदी के बाद एक एक चीज़ आना शुरू होगी। अब एज ऑफ पॉप के बाद आई रोमांटिक एज। जिस तरह एस.टी. कॉलरिज थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, तो उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर थॉट को ख़त्म कर दिया। ऊपर वालों ने फीलिंग को ख़त्म किया, फिर रोमांटिक एज ने थॉट को ख़त्म कर दिया, इन्होंने फीलिंग के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद जो एज है रोमांटिक एज के बाद, वो एज आ गई विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बाद हमारे पास टेनिसन और ब्राउनिंग थे। इन्होंने फिर फीलिंग को अंदर से ख़त्म कर दिया, मीन्स के एक दूसरे के कंट्रास्ट के ऊपर चल रहे थे। ठीक है जी। अब आखिरी पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आ जाते जी मॉडर्न एज। मॉडर्न एज आ गया, जदीद दौर आ गया। जदीद दौर के अंदर टी.एस. इलियट आ गया। टी.एस. इलियट ने क्या किया, वो जो 17वीं सदी के अंदर चीज़ ख़त्म हो गई थी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, उसको एक दफ़ा से फिर अपनी राइटिंग के अंदर ले आया। उसने फीलिंग को भी लेके आया और थॉट को भी लेके आया, दोनों को मिक्स करके लिखा और वो बनी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप टी.एस. इलियट को पसंद करते हैं तो इसकी आपने एक पोएम पढ़ी होगी, द वेस्टलैंड। अब द वेस्टलैंड जब आप पढ़ते हैं ना, तो यकीन कीजिए आपको समझ ही नहीं आती कि इसने बात क्या कर दी। ही हैड मिक्सड सो मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को इसने मिक्स किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो क्या से क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। तो आपके जो व्यूज़ होंगे वो सैमुअल जॉनसन वाले होंगे, भाई टी.एस. इलियट ने लिख क्या दिया, बेकार ही लिख दिया। लेकिन बेकार नहीं लिखा। टी.एस. इलियट ने बेसिकली अपनी थॉट को और अपनी फीलिंग को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के ऊपर लिखा। ठीक है जी। जब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात आती है, जो इनको फॉलो करते हैं बेसिकली वो मेटाफिजिकल पॉइंट्स को भी फॉलो करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ये थी जी सारी चीज़ें जो टी.एस. इलियट, हमारा क्रिटिक नंबर 3 था, उसके बारे में हमने पढ़ी। द क्रिटिक के बारे में आपके 2 पार्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। फिर भी जो आपकी क्यूरीज होंगी हम इंशाल्लाह उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू सून विद आवर लास्ट एंड 4th क्रिटिक। तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।